नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। फरीदकोट हिंसा मामले में पंजाब सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। एसआईटी का गठन। कांग्रेस ने की प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थितीकरण कोष का करेगी इस्तेमाल। बफर स्टॉक बनाने की तैयारी। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने को केंद्र के 3 मंत्रियों ने बताया वैचारिक असहिष्णुता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सरकार के खिलाफ गढ़ी जा रही है कागजी बगावत। भारत इजराइल के बीच दोहरा कराधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौते। इजराइल ने किया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इजरायली संसद में संबोधन। और इंदौर वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराया। धोनी बने मैन ऑफ द मैच। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पंजाब सरकार ने फरीदकोट में धर्मग्रंथ के अपमान को लेकर भड़की हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने इसमें शामिल लोगों के बारे में सूचना देने पर 1 करोड़ रुपए के नकद इनाम का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव और अशांति फैलाने के मकसद से साजिश की गई है। उन्होंने दोषियों का पता लगाने के लिए एडीजीपी अपराध आईपीएस साहतों के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया है। फरीदकोट के बेबलकला गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है। फरीदकोट से शुरू हुआ प्रदर्शन जल्दी दूसरे जिलों में फैल गया। इसमें कम से कम 75 लोग जख्मी हुए हैं। फरीदकोट, मोगा, मनसा, बठिंडा और संगरूर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना के बाद कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया है। कुछ और खबरें। दालों के दाम 190 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने के बीच सरकार ने बुधवार को कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार दालों का आयात करने के साथ दाम कम रखने के लिए 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल करेगी। साथ ही दालों का बफर स्टॉक भी बनाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में कल अंतर मंत्रालयीय समूह ने घरेलू बाजार में दालों की कीमतों की समीक्षा के बाद इन उपायों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल दालों के परिवहन, रखरखाव, मिलिंग और प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा ताकि आयातित दालों की लागत में कमी लाई जा सके। इससे आपूर्ति बढ़ाने और कम कीमत पर खुदरा बाजार में दाल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्यों से मुंबई के नजदीक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह समेत अन्य बंदरगाहों पर पड़े दाल भंडार को उठाने के लिए कहा गया है। In order to make the price of the pulses more affordable, will be born out of the price stabilization fund itself. We hope that over the next few days there will be a considerable amount of stock which will come into the market. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें फर्टिलाइजर सब्सिडी के अलावा अर्धसैनिक बलों के लिए घर और बैरकों का निर्माण शामिल है। बैठक में म्यांमार में कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए करीब 2900 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में करीब 68 अरब रुपए के फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इसका भुगतान एसबीआई और पीएनबी के जरिए होगा। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मैनेजरियल सुपरवाइजरी क्लास एक ही होता है जो एक सब्सिडी से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए आज हम एक एक्सेप्शन देते हुए उनकी चिंता करेंगे। तो 2007 से परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो सारे सुपरवाइजरी और मैनेजरियल लेवल के हमारे अधिकारी हैं और बाकी हैं उनको दिया जाएगा। बैठक में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 68 जगहों पर घरों और बैरकों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी
तो आज के इकोनॉमिक अफेयर्स जो कमेटी है उसने ये निर्णय किया है कि 13,072 मकान और 113 बैरक 68 स्थानों पर इन फोर्सेस के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने देश भर में फंड की कमी से जूझ रहे अधूरे हाईवे प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने का भरोसा दिलाया। सरकार ने इसके लिए एक मुश्त आर्थिक मदद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लेखकों की तरफ से साहित्य अकादमी और पद्म पुरस्कार लौटाए जाने के सिलसिले को सरकार के खिलाफ गढ़ी हुई बगावत करार दिया है। वित्त मंत्री के लेख में इन चुनिंदा लेखकों और साहित्यकारों के कदम को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। उन्होंने कुछ लेखकों और साहित्यकारों पर हमले को पूरी तौर पर कानून व्यवस्था और राज्यों से जुड़ा मामला बताया। इस बीच पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों की संख्या अब 30 तक पहुंच गई है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले और देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हुए बीते कुछ दिनों में लगभग 30 लेखकों और साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सिलसिले को सरकार के खिलाफ गढ़ी हुई बगावत करार दिया है। अपने लेख में उन्होंने कहा कि चुनिंदा लेखकों और साहित्यकारों का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। जेटली ने लिखा कि कांग्रेस अपने पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं दिखा रही है। महत्वहीन वामपंथ अपनी विधायी प्रासंगिकता खो रहा है तो अतीत के संरक्षण में फले फूले अब अन्य साधनों द्वारा राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लेखकों का गढ़ा हुआ विरोध ऐसा ही मामला है। अरुण जेटली के इस लेख से पहले सरकार के साथ साथ आरएसएस ने भी लेखकों और साहित्यकारों की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल सम्मान लौटाने का यह सिलसिला कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की कुछ महीनों पहले हुई हत्या के बाद शुरू हुआ। इन लेखकों और साहित्यकारों ने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे के साथ साथ सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं पर सवाल उठाए थे। इन सब के बीच कल शाम मराठी के एक लेखक इब्राहिम अफगान ने असहिष्णुता के माहौल को जिम्मेदार ठहराते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। लेखिका नयनतारा सहगल की ओर से शुरू हुए पुरस्कार वापसी सिलसिले के बाद ये संख्या अब 30 तक पहुंच गई है। साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को इस मामले में आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर राय रखी तो इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दादरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अखबार आनंद बाजार पत्रिका से उन्होंने कहा कि इस वारदात से उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर छद्म धर्मनिरपेक्षता और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी कांड पर पहली बार खुलकर बात की है। आनंद बाजार पत्रिका से उन्होंने कहा कि दादरी की घटना और पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन घटनाओं से केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। बीजेपी ने कभी इनका समर्थन नहीं किया है। हर चीज को केंद्र के साथ जोड़ के देखना और कोई भी घटना किसी स्टेट में हो जाए उसको केंद्र के ऊपर में जिम्मेवारी ठहराना वो भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उस राज्य में जो राज्य सरकार होता है उसका सीधा उसका जिम्मेवारी लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष सांप्रदायिकता की बात उठाकर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री के इस आरोप का खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को दिखावा करार दिया है। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से, अपनी कर्तव्य परायणता से पीछा छुड़ाकर पीठ दिखाकर भागिए मत। जैसा हमने कहा, ये देश जो है दरियादिली और दम से चलता है, दिखावे और छलावे से नहीं। जेडीयू ने भी दादरी घटना पर देरी से बोलने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी के कई नेता दादरी के आरोपियों की तरफदारी कर रहे हैं। MPs, MLAs of the BJP have openly sided with and tried to justify this kind of incident. Now, it is very clear that they are striking at the very roots of the idea of India. तत्काल घटना के साथ खंडन होना चाहिए और उसमें सच्चाई होना चाहिए। बोल रहे हैं यानी लोकतंत्र में गोली से राज नहीं चल रहा है, सच्ची बोली से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार दादरी कांड पर अपनी बात रखी है। इससे पहले बिहार में नवादा की चुनावी रैली में उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट होकर गरीबी के खिलाफ लड़ने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुलतावाद पर सबको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों पर चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की।
मंत्रालय ने कहा कि इन मामलों में आरोप पत्र समय पर दायर होना चाहिए ताकि मुकदमे की सुनवाई तेजी से हो सके। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि ये सलाह सभी विभागों, संगठनों को तुरंत दी जाए और इसका कड़ाई से पालन हो। केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को अगले साल से सार्वजनिक करना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि रूस समेत दूसरे देशों से भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की अपील की जाएगी। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को मुलाकात की। घंटे भर चली मुलाकात में दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे नेताजी के 35 रिश्तेदार शामिल हुए। उन्होंने 7 दशकों से उलझे इस मुद्दे का सच सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री से नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की अपील की, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला ये तो उनका सरकार की कर्तव्य है और देश की मांग है, तो 23 जनवरी ये किया जाएगा। डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस शुरुआत होने वाला है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इतिहास को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती से शुरू होगी। विदेशी सरकारों से भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की गुजारिश की जाएगी। इसकी शुरुआत दिसंबर में रूस के साथ होगी। They were too delighted. They were emotional when the Honorable Prime Minister said that the declassification process is on. The first of declassification will happen on 23rd of January. मुझे बहुत हर्ष है क्योंकि हम तो पिछले कई महीनों से ये कह रहे हैं। ये बताइए कि डीक्लासिफिकेशन में क्या 18 महीने लगते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और एक राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जा रहा है। वो दुर्भाग्य की बात है। नेताजी के परिवार और कई अन्य लोग गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग उठाते रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से 1945 में रहस्यमयी तरीके से नेताजी के गायब हो जाने से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पिछले महीने पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले कल शाम दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार थम गया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा। एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमूर के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। आज 15 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 नवंबर को मतदान होगा। 5वें दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटें हैं। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। महागठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी खत लिखकर पूछा है कि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की अनुमति ली थी। हमने चुनाव आयोग की जानकारी में ये सारी चीज लाई कि किसके कहने पर ये चुनाव प्रचार पटना एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। नंबर 1, अगर आपने इजाजत दी है तो आप बताएं। तो उनका नहीं, हमने इजाजत नहीं दी। कि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर दर्जनों कटआउट लगे हुए हैं वोट मांगते हुए, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज है एक पॉलिटिकल पार्टी के हित में। इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको शाम तक कम से कम नीचे उतरवा देंगे। प्रधानमंत्री ने संविधान और कानून का मजाक उड़ाया है। एयरपोर्ट का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या इतने घबरा गए हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कि अब कानून को भी ताक पे रख के वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्यों उनको इस बात से एतराज क्यों है पोस्टर से? ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? अब मैंने एक बात कही इसमें, अगर उनको लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको लगता है व्हाई द हैट फिट्स हिम। ये तो मैंने मिस्टर कुमार बोला ना। मिस्टर कुमार तो भैया बिहार में बहुत सारे हैं। मेरे खुद के नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। मैं और अभी खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इससे पहले कल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हो गया। इसके बाद सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूखे और कर्ज की मार के चलते कई राज्यों में किसान खुदकुशी को मजबूर हैं। पिछले 2 हफ्ते में ओडिशा में 15 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य के 12 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। यहां करीब 33% फसल तबाह हो गई है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 महीने में 17 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ओडिशा में किसानों की आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे हैं। बारगढ़ और नवपाड़ा में मंगलवार को 2 किसानों ने जान दे दी। पिछले 2 हफ्ते में ओडिशा में 15 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब ये परेशानी में था तो कम से कम हमारा गांव का 3-4 आदमी भी उनको देखा पूरे परेशानी में। तो कल शाम 7 बजे वो रस्सी लगाकर खुदकुशी किया। दरअसल इस साल कम बारिश की वजह से किसानों को धान और कपास की फसलों में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। नतीजा नवपाड़ा, खुर्दा, संबलपुर और बारगढ़ जिलों में कर्ज में डूबे किसान निराश होकर खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं। किसान सिंचाई सुविधाओं की कमी और सरकार की अनदेखी से भी नाराज हैं। बोरिंग सब डैमेज, एक भी बोरिंग काम नहीं कर रहा है, पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुआ। रिजल्ट देखिए, सनातन मिर्जा फांसी लगा के मर गया। वहीं मध्य प्रदेश के हालात ओडिशा से भी खराब हैं। राज्य में पिछले 1 महीने में 17 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। बीते 15 दिनों में सागर, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, अलीराजपुर, रीवा और सीहोर में कई किसान खुदकुशी कर चुके हैं। राज्य में 51 में 21 जिलों में औसत से काफी कम बारिश हुई है। कछु नहीं बचो अपन फेंका, अब बेचे तो भी मर गए। और ऐसी चर्चा करत में 2 हिचकी ऐसी लेके खत्म हो गए। देश में इस साल महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। भारी फसल लागत और कम मुआवजे के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपर से सूखे और बाढ़ के बाद
कर्ज का बोझ उन्हें तोड़ देता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल 5,650 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें 75% सीमांत किसान थे। 2/3 से ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुई। देश में इस साल करीब 300 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में सरकार के सामने किसानों को राहत पहुंचाना और उन्हें निराशा से निकालना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को 84वें जन्मदिन पर देश कर रहा है याद। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत और इजरायल ने आतंकवाद को साझा चिंता बताते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इजरायल दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वहां की संसद को संबोधित किया। उन्होंने रक्षा, कृषि, आईटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया और मेक इन इंडिया, आईटी और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक हासिल करने पर इजरायल से मदद की बात कही। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता पर भी इजरायल के सहयोग पर धन्यवाद दिया। We also appreciate the support that we have received from Israel for India's rightful claim to a permanent seat in the United Nations Security Council. India has been a strong voice of developing countries in the United Nations and other multilateral organizations. इससे पहले प्रणब मुखर्जी का इजरायल के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन ने राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच काले धन पर लगाम के मकसद से दोहरे कराधान रोकने से जुड़ा समझौता हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौते पर सहमति बनी। दोनों देशों ने आतंकवाद को साझा चिंता बताया है। We are disturbed at the recent violence. India condemns all forms of terrorism. We have always advocated a peaceful resolution of all disputes. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजरायल की इस पहली यात्रा के दौरान यहाँ रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की। We as Indian, we are very proud. We are here. We represent our Indian communities here with a lot of pride. And now to see our president coming and hopefully also the prime minister, it is a wonderful feeling. राष्ट्रपति का आज 3 दिनों के इजरायल दौरे का आखिरी दिन है। पश्चिम एशिया के 3 देशों की यात्रा के पहले 2 चरण के तहत राष्ट्रपति जॉर्डन और फलस्तीन का दौरा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने कल नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों के आंदोलन और नेपाली सीमा पर नाकेबंदी के मुद्दे पर बातचीत हुई। थापा नेपाल के विदेश मंत्री भी हैं और नेपाल सरकार ने नाकेबंदी के मुद्दे को सुलझाने का जिम्मा उन्हीं को सौंपा है। थापा ने नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत और भारत सरकार की कोशिशों के बारे में चर्चा की। हालांकि मधेसियों ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए देश में प्रदर्शनों पर रोक का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय सीमा पर नाकेबंदी जारी है। नेपाल सरकार ने नाकेबंदी के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि भारत ने इसमें किसी भूमिका से इनकार किया है। मधेसी देश में नए संविधान में उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। जाने माने वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का आज 84वां जन्मदिन है। इस मौके पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। आइए नजर डालते हैं जनता के राष्ट्रपति की उपाधि से मशहूर रहे एपीजे कलाम के जीवन सफर पर।
ख्वाब वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, ख्वाब वो हैं जो सोने नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने की सीख देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। बेहद साधारण परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम ने मुश्किलों के बीच मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। DRDO और इसरो में 4 दशकों तक रहे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और सैन्य मिसाइल के विकास में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम को यहीं से मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाने लगा। महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज भी उनकी देखरेख में हुआ। 1998 में पोखरण में हुए दूसरे मिसाइल परीक्षण में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने साल 2002 में देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। NDA सरकार के दौर में वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर APJ कलाम को उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद वे शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कामों में लग गए। सामाजिक सक्रियता के बीच उन्होंने इसी साल 27 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भले ही डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात खेल जगत की खबरों की करते हैं। टीम इंडिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में 22 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने 5 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। भारत की इस जीत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन पारी और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। धोनी की कप्तानी और बल्लेबाजी पर उठ रहे सवालों के बीच माही ने चौके और छक्के लगाकर 92 रन बनाए और अपने आलोचकों को जवाब दिया है। उन्होंने टीम का स्कोर 247 9 विकेट के नुकसान तक पहुंचाया। धोनी अपनी लाजवाब पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डुप्लेसी ने सबसे ज्यादा 51 रन की पारी खेली और भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट हासिल किए। It was a good game for us. Yes, there were quite a few soft dismissals because of which we didn't score something that was par on this wicket. But I felt, our bowlers, we didn't start off too well, but the spinners gave us the breakthrough that was important. And later on, the fast bowlers, they came into action and gave us those important wickets that were needed at that point of time. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। फरीदकोट हिंसा मामले में पंजाब सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। SIT का गठन। कांग्रेस ने की प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष का करेगी इस्तेमाल। बफर स्टॉक बनाने की तैयारी। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने को केंद्र के 3 मंत्रियों ने बताया वैचारिक असहिष्णुता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार के खिलाफ गढ़ी जा रही है कागजी बगावत। भारत इजराइल के बीच दोहरे कराधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौते। इजराइल ने किया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इजरायली संसद में संबोधन। और इंदौर वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराया। धोनी बने मैन ऑफ द मैच। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।